नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ाई की थी हमने निषेचन के बारे में, गेस्ट्रेशन पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, कितनी गेस्ट्रेशन पीरियड की प्रावस्थाएं होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर बाद में हमने डिस्कस किया था प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा का जो वर्गीकरण किया गया था वो उसकी उत्पत्ति के आधार पे कैसा वर्गीकरण था वो हमने देखा था। दूसरा था कि प्रसव के दौरान जो ऊतकों की जो हानि होती है उसके आधार पे हमने देखा था। हिस्टोलॉजी के आधार पे हमने प्लेसेंटा का प्रकार देखा था। तो और प्रकार था कि कोरियोनिक मेम्ब्रेन पर विलाई का वितरण किस हिसाब से होता है, हमने सब कुछ डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि गर्भकाल के दौरान जटिलताएं क्या आती है, क्या क्या जटिलताएं फेस करनी हमको पड़ सकती है गर्भकाल के दौरान। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्भकाल। गर्भकाल के दौरान जटिलताएं। ठीक है, तो गर्भकाल के दौरान जटिलताएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की जटिलताएं हो सकती है। एक तो हो सकता है हाइड्रोप्सी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भकाल के दौरान जलाभरण। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। दूसरा होता है एक मम्मीफिकेशन और एक होता है मेसरेशन। ठीक है, इन तीन मुख्य चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है हाइड्रोप्सी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जलाभरण जलाभरण किसमें, गर्भकाल के दौरान जलाभरण, मतलब जल का भरना किसके दौरान, गर्भकाल के दौरान। ये चीज हम देखेंगे। उससे पहले हमने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी। पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि मुख्यतः 4 झिल्लियां होती है गर्भ के चारों ओर। कौन कौन सी झिल्लियां होती है एक बार मैं फिर से आपको यहां बता देता हूं। अंदर ही अंदर होता है योगशेक। ठीक है, वो झिल्ली नहीं होती है, योगशेक एक मेम्ब्रेन की तरह माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, योगशेक। ठीक है, फिर उसके जस्ट बाहर ये जो भी झिल्ली है, जस्ट बाहर ये झिल्ली को नाम देते हैं हम एमनियोन। क्या नाम देते हैं, एमनियोन। फिर उसके बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम एलेंटोइस। एलेंटोइस। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ कौन सी झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहर की झिल्ली तरफ पाई जाती है कोरियोन। ठीक है, तो कुल 4 मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, कोरियोन मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके अंदर की तरफ कौन सी होती है, वो होती है एलेंटोइस होती है। फिर उसके अंदर की तरफ कौन सी होती है, एमनियोन होती है। फिर अंदर ही अंदर योगशेक पाया जाता है। तो जलाभरण की कंडीशन किन किन के बीच में हो सकती है, या तो हो सकती है कोरियोन और एमनियोन के मध्य, या तो द्रव इन दोनों के मध्य भर सकता है, तो कोरियोन और एलेंटोइस। तो हाइड्रोप्सी, हाइड्रोप्सी मैंने नाम यूज किया ना, हाइड्रोप्सी। हाइड्रोप्सी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जलाभरण। किस में जलाभरण होता है, तो इसको बोल सकते हैं अगर इन दोनों के बीच में दोनों के बीच में तरल पदार्थ भरेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रो एलेंटोइस। अगर इन दोनों के बीच में जल भर रहा है तो इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे हाइड्रो एलेंटोइस। ठीक है, हाइड्रो एलेंटोइस कंडीशन बोलेंगे। अगर ये एमनियोन में, ये जैसे हमने हमारी झिल्ली कौन सी थी, एमनियोन वाली झिल्ली थी, सॉरी इसके अंदर नहीं, ये कोरियोन जो है, कोरियोन तो किसके साथ अटैच हो जाएगा, कोरियोन तो हमारा भ्रूण बनाने के, सॉरी प्लेसेंटा बनाने के काम में आ जाता है। हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि भ्रूण बनाने में और कोई मेम्ब्रेन जैसे एलेंटोइस या एमनियोन का हाथ हो ना हो, लेकिन जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो भ्रूण बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो अगर इसके बीच में कोई जल भरावन हो रहा है तो वो कौन सा है, हाइड्रो एमनियोन। ठीक है, और अगर भ्रूण के अंदर ही किसमें, एमनियोन में भर रहा है, अगर पानी एमनियोन में भर रहा है तो उसको बोल देंगे हम हाइड्रो एमनियोन। हाइड्रो एमनियोन, हाइड्रो का मतलब ही देखो पानी। ठीक है, हाइड्रो के नाम से ही पानी है। तो अगर एमनियोन के अंदर, एमनियोन झिल्ली के अंदर पानी भर रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रो एमनियोन, और अगर एलेंटोइस के मध्य पानी भर रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रो एलेंटोइस। चूंकि देखो, एक होता है फॉल्स वाटर बेग, हमने देखा था, एक होता है फॉल्स वाटर बेग और एक होता है ट्रू वाटर बेग। जब आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रसव है
प्रसव की जो क्रिया होती है उसमें 3 स्टेज होती है, जिसमें जो सेकंड स्टेज होती है उसमें क्या होता है, ट्रू जो फॉल्स वाटर बैग है वो पहले फटता है। फॉल्स वाटर बैग का मतलब है जो इस एमनियोन में, जो इस एलेंटोइस में जो पानी है वो पानी भरा होता है, सबसे पहले वो फूटता है तो वो पानी जैसा पदार्थ होता है। जबकि जो एमनियोन में पदार्थ पाया जाता है जिसमें एक्चुअल में भ्रूण होता है, वो भ्रूण है वो कौन सा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो आपने भी देखा होगा जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, एनिमल, किसी भी एनिमल का पार्चुरेशन हो रहा होता है, जब उसकी जो काफ है, जो बछड़ा है, उसकी टांग पकड़ते हैं तो वो टांग फिसलता है। वो फिसलता क्यों है? क्योंकि जो तरल पदार्थ था वो कैसा था, तेलीय या चिकना तरल पदार्थ था। ठीक है, उसकी वजह से क्या होते हैं, हाथ फिसलता है। ठीक है, तो ये था हाइड्रो एलेंटोइस और ये था हाइड्रो एमनियोटिक। तो बात आपको समझ में आ गई, कब अपन हाइड्रो एलेंटोइस बोलेंगे और कब हम बोलेंगे हाइड्रो एमनियोन बोलेंगे। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है हाइड्रो एलेंटोइस। ठीक है, हाइड्रो एमनियोन सबसे कम होता है। अगर हाइड्रो एमनियोन होता भी है तो धीरे धीरे होता है, जबकि हाइड्रो एलेंटोइस आपका 15 से 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, जब हाइड्रो एलेंटोइस होगा तो जो भैंस है या गाय है जिसमें भी होगा, उसमें क्या होगा, गोलाकार, या फिर उसका जो पेट है वो क्या होगा, गोलाकार दिखाई देगा। जबकि हाइड्रो एमनियोन में उसका आकार कैसा दिखाई देगा, नाशपाती के आकार का दिखाई देगा। तो कभी भी आपको दोनों में डिफरेंस करना हो तो दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, अगर नाशपाती के आकार का पेट है तो वो है हाइड्रो एमनियोन, और अगर गोल है तो वो है हाइड्रो एलेंटोइस। सबसे ज्यादा कम दिनों के अंदर ही हाइड्रो एलेंटोइस हो जाता है, जबकि हाइड्रो एमनियोन होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, और अगर इनके इन दोनों के बीच में हम अंतर देखना चाहे तो एक बार इनके बीच में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। मैं आपको यहां पे खाली एक बार अंतर लिखवा देता हूं। पहला है हाइड्रो एलेंटोइस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हाइड्रो एमनियोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ कैसा होता है रे, पानी जैसा, पानी जैसा। और इसका जो तरल पदार्थ है वो कैसा होता है, चिपचिपा। ठीक है, लगभग 80 से 85%, 80 से 85% एनिमल्स में पाया जाता है। इससे 80 से 85% एनिमल में पाया जाता है। और ये क्या होता है, लगभग कितना रह गया इसमें, 10 से 15%। मतलब किसी भी एनिमल में होने के किसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं, सबसे ज्यादा चांस होते हैं हाइड्रो एलेंटोइस के, जबकि हाइड्रो एमनियोटिक के होने के चांस कितने होते हैं, 10 से 15% होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब उधर जो पेट है वो पेट कैसा दिखाई देता है, इसमें पेट होता है गोलाकार, गोलाकार एवं फूला हुआ। ठीक है, और इसमें कैसा होता है, नाशपाती के आकार का। ठीक है, इसमें नाशपाती के आकार का होता है और इसमें क्या होता है, गोलाकार एवं फूला हुआ होता है। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रो जो एलेंटोइस है उसमें भ्रूण की स्थिति छोटा एवं स्पष्ट होता है। ठीक है, इसमें जो भ्रूण पल रहा होता है उसमें भ्रूण की आकृति क्या हो जाती है, छोटा, क्योंकि पानी भर जाता है तो जो डेवलप होना होता है वो डेवलप नहीं हो पाता, छोटा एवं स्पष्ट। क्या लिख देंगे यहां पे, भ्रूण की स्थिति। ठीक है, भ्रूण की स्थिति, भ्रूण की स्थिति छोटा एवं स्पष्ट, जबकि इसमें भी होता तो छोटा है लेकिन विकार युक्त होता है। इसमें क्या होता है रे, विकार युक्त। इसमें क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, क्योंकि भ्रूण किस में पल रहा होता है, भ्रूण पल रहा होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन में, एमनियोटिक मेम्ब्रेन में ही पल रहा होता है और उसी में पानी भर जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में विकार उत्पन्न
हो जाता है। तो ये थी हाइड्रो एलेंटोइस और हाइड्रो एमनियन के बारे में। हमने एक और बात की थी यहाँ पे कि जो वृद्धि का समय है, जो उदर है, पेट है अपना, पेट में वृद्धि का समय, पेट के आकार में वृद्धि का समय किसमें रे? उदर के आकार में, ठीक है, उदर के आकार में वृद्धि का समय, ये क्या हो जाता है 10 से 15 दिन में ही ये क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। जितना भरना होता है पानी का वो 10 से 15 दिन में, मतलब हाइड्रो जो एलेंटोइस है उसमें जल्दी तरल पदार्थ भरता है, जबकि जो हाइड्रो एमनियन है उसमें कई सप्ताह लग जाते हैं, कई सप्ताह लग जाते हैं। तो ये थी गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं। और गर्भावस्था के दौरान इसमें पहली जटिलता कौन सी आती है? वो होती है हाइड्रोप्सी ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब गर्भाकाल में जलाभरण, इसको बोलते हैं गर्भाकाल में जलाभरण। ये थी पहली कंडीशन, मतलब गर्भकाल के दौरान जल का भर जाना। अब वो जल कौन सी झिल्ली में भर रहा है वो डिपेंड करता है। जिस झिल्ली में भरेगा, अगर एमनियोटिक झिल्ली में भरेगा, एमनियोटिक झिल्ली में भरेगा तो उसको नाम दे देंगे हाइड्रो एमनियन, और अगर एलेंटोइस झिल्ली में भरता है तो उसको नाम दे देते हैं हाइड्रो एलेंटोइस। इसके अलावा दो कंडीशन और होती है जटिलताएं, जो गर्भकाल में दौरान जटिलताएं आती है। एक होता है मम्मीफिकेशन और एक होता है मेसरेशन। दो कंडीशन होती है। देखो, मम्मीफिकेशन क्या होता है और मेसरेशन क्या होता है। मम्मीफिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ब्लड की सप्लाई जब रुक जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बच्चा सूख जाएगा। ठीक है, बच्चा सूख जाएगा तो जो बच्चा है उसके जो चमड़ी है वो उसके हड्डियों के पास चिपक जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम मम्मीफिकेशन। जैसे पुराने जमाने में जैसे मम्मी वगैरह होती थी पिरामिड में, जो आज भी बोलते हैं कि जो पिरामिड में वो मम्मी वगैरह दफनाए हुए रहते हैं, उसी तरह क्या हो जाता है, मम्मीफिकेशन उसका हो जाता है। दूसरा है मेसरेशन। मेसरेशन में क्या होता है, मेसरेशन में होता है कि अगर गर्भाशय का मुंह है या सर्विक्स का मुंह है थोड़ा बहुत खुला रह जाता है तो उसके दौरान बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं किसमें, गर्भाशय में। जैसे ही गर्भाशय में एंटर होंगे तो क्या करेंगे, वो बच्चे को या प्लेसेंटा को या गर्भाशय को उसको गला देंगे बच्चे को। ठीक है, जैसे ही गलाएंगे तो गलाने से उसमें क्या होगा, बदबू उत्पन्न होगी। बदबू उत्पन्न होगी तो उसमें थोड़ा सा क्या है, सर्विक्स का मुंह भी खुला रहता है, तो सर्विक्स के मुंह से बदबूदार पदार्थ क्या आता है, धीरे धीरे बाहर आ जाता है। अब पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर पर रेक्टल हाथ डाल के हम देखते हैं भ्रूण को पालपेट करते हैं, तो अगर कठोर जैसी संरचनाएं हो, कठोर और चिपकी हुई संरचना जैसा फील हो तो हम समझ लेंगे कि ये मम्मीफिकेशन है। और अगर हमारे को दिखे कि क्रिप्टिंग आवाज आए, जैसे हड्डियां, टूटी हुई हड्डियां उस द्रव के अंदर फ्लोटिंग करती रहेगी, कौन से द्रव के अंदर, एमनियोटिक जो द्रव है, एमनियन में जो पाए जाने वाला द्रव है उसमें क्या होता है, वो हड्डियां वगैरह ऐसे तैरती रहती है, तो कभी हड्डियां आता आएगी ऐसे। जैसे अपन चिप्स नहीं खाते क्या, चिप्स खाते हैं तो कैसी आवाज आती है, वैसी आवाज उस जब पाल्पेशन करेंगे तब आएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मेसरेशन। तो दो अवस्थाएं हम यहाँ पे और स्टडी करने जा रहे हैं, एक है हमारा मम्मीफिकेशन और एक है हमारा मेसरेशन। ठीक है, ये गर्भकाल के दौरान जटिलताएं में दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरे को बोलेंगे इसकी जो मम्मीफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखो, गर्भकाल के दौरान, गर्भकाल के दौरान भ्रूण को रक्त की
आपूर्ति बंद हो, भ्रूण के दौरान, गर्भकाल के दौरान भ्रूण को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे भ्रूण की मृत्यु होकर जिससे भ्रूण मृत होकर सूख जाता है। ठीक है, जिससे भ्रूण का क्या हो जाता है रे, मृत हो जाता है और सूख जाता है। ठीक है, अब जब भ्रूण सूख गया, अब देखो इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार होते हैं, एक होता है पेप्रेसियस और दूसरा होता है हिमेटिक। ठीक है, पेप्रेसियस और एक होता है हिमेटिनिक। ठीक है, एक होता है हिमेटिनिक और दूसरा होता है पेप्रेसियस। ठीक है, आपको खाली इसमें इतना ध्यान रखना है, हिमेटिनिस ये किस में होता है, गाय में होता है, और पेप्रेसियस किस में होता है, सुअरी में। ठीक है, ये कैसा होता है, चॉकलेट कलर का होता है। इसकी त्वचा कैसी होती है, चॉकलेट रंग की त्वचा, और इसमें त्वचा कैसी होती है, पेपर जैसी त्वचा होती है। तो ये हमने पढ़ा हिमेटिक और पेप्रेसियस, किसके, मम्मीफिकेशन के टाइप थे। अब इसका जो उपचार करेंगे, ठीक है, उपचार में क्या देंगे, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो मम्मीफिकेशन होता है, मम्मीफिकेशन में रक्त की आपूर्ति बंद होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। तो कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगातार सीक्रेट होता रहेगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से परसिस्टेंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं होगी और एनिमल हीट में नहीं आएगा। ठीक है, अब कार्पस ल्यूटियम बना है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन के स्रावण की वजह से स्ट्रेस में नहीं आ रही है, तो उसमें वजह से हम क्या करेंगे, उसमें PGF2 अल्फा का इंजेक्शन देंगे। तो इसके उपचार में क्या लिखेंगे, PGF2 अल्फा। ठीक है, इंजेक्शन PGF2 अल्फा, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ल्यूटिनाइजिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम। मतलब जो कार्पस ल्यूटियम को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, क्या देकर, PGF2 अल्फा देकर। ठीक है, ये था हमारा मेसरेशन के बारे, मम्मीफिकेशन के बारे में। अब हम तीसरी जो कंडीशन है, जो गर्भकाल के दौरान जटिलताएं आती है, तीसरी कंडीशन है वो है क्या, मम्मीफिकेशन। ठीक है, मम्मीफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मेसरेशन। जो तीसरी कंडीशन है वो है मेसरेशन। ठीक है, मैंने अभी बताया मेसरेशन क्या होता है। मेसरेशन होता है जब गर्भकाल के समय भ्रूण की मृत्यु होना, गर्भकाल के समय भ्रूण की मृत्यु होना, सर्विक्स का मुंह आधा खुला रहने की वजह से मवाद बनाने वाली बैक्टीरिया गर्भाशय में प्रवेश करने के कारण भ्रूण का गल जाना। ठीक है, तो लिखो गर्भावस्था के समय भ्रूण की मृत्यु होना। ठीक है, लिखो इसमें गर्भावस्था के समय भ्रूण की मृत्यु होना, और क्या होता है, सर्विक्स का मुंह खुला होने की वजह से मवाद उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, मवाद उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं। जीवाणुओं का गर्भाशय में प्रवेश करने के कारण, जीवाणुओं का गर्भाशय में बैक्टीरिया का गर्भाशय में प्रवेश करने के कारण भ्रूण का गल जाना।
गल जाना ही क्या कहलाता है रे? मैसरेशन कहलाता है। जब रेक्टोपाल्पेशन हम रेक्टोपाल्पेशन करते हैं तो उससे पता लगता है, उसमें क्रिम्पिंग आवाज आती है। दूसरा, अपन हड्डियां फील कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी पहले ये देख लो ये सामान्यतः किस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप नोट लगा के लिख सकते हो, सामान्यतः किसमें, गाय में देखने को मिलता है। ठीक है, उपचार क्या करेंगे? उपचार देखो, मैंने बताया कि सर्विक्स का मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, तो थोड़ा सा क्यों, सर्विक्स का मुंह ज्यादा खोलेंगे ताकि जो अंदर जो गल गया, जो भ्रूण गल गया है, जो भ्रूण का डिकम्पोजिशन हो गया है, उस भ्रूण को हम बाहर निकाल सके। और जो सर्विक्स डायलेशन है, उस सर्विक्स डायलेशन की दवा कौन सी आती है? वो होती है वेल्थेमाइड ब्रोमाइड। ठीक है, वो होती है वेल्थेमाइड ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंजेक्शन देंगे किसका, वेल्थेमाइड ब्रोमाइड, जो क्या है, एक सर्विक्स डायलेटर है, सर्विक्स डायलेटर, मतलब जो शिथिल करता है किसको, सर्विक्स को शिथिल करता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे इसमें इंजेक्शन, किसका लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे हम PGF2 अल्फा का। मतलब जो कार्पस ल्यूटियम बना हुआ है, उस कार्पस ल्यूटियम का क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजेशन हो जाए, और जो हमारा जो जितना भी मवाद पड़ा हुआ भाग है वो सब बाहर आ जाए। और जब बच्चादानी एकदम क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो, एनिमल दोबारा स्ट्रेस में आ जाएगा, और दोबारा स्ट्रेस में आने पर हम क्या कर देंगे, उसको दोबारा कंसीव करवा देंगे। तो मम्मीफिकेशन और मैसरेशन में अंतर भी आपको पता है। देखो, मैसरेशन में क्या होता है, सर्विक्स का मुंह खुला होता है, जबकि मम्मीफिकेशन में ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज है, मवाद उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं, इसमें किसमें, मैसरेशन में, जबकि मम्मीफिकेशन में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है कि जो मम्मीफिकेशन में है, मृत्यु किस वजह से होती है, मम्मीफिकेशन में जो रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती है भ्रूण को, तो उस दौरान उसमें क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे गर्भकाल के दौरान 3 जटिलताएं थी में। सबसे पहले थी हाइड्रोप्सी ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरा था मम्मीफिकेशन, और तीसरा था मैसरेशन। ये 3 चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद में हम एक बार एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। कई बार इन टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका अबॉर्शन क्या होता है, जबकि आपको सबको पता होगा इन टर्मिनोलॉजी के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। एक होता है अबॉर्शन, एक होता है स्टिल बर्थ। ठीक है, स्टिल बर्थ के बारे में, स्टिल बर्थ होता है, और एक होता है क्या, बर्थ होता है। ठीक है, एक होता है बर्थ। ठीक है, अबॉर्शन क्या होता है, देखो अबॉर्शन होता है किसी भी एनिमल ने, या किसी भी जो बच्चा अंदर पेट के अंदर जो पल रहा है, वो बच्चा या तो मृत निकले या फिर जीवित निकले, जबकि उसने गर्भकाल अपना पूर्ण नहीं किया हो, गर्भकाल उसका पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसने जिंदा दिया है या फिर मृत दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम अबॉर्शन बोलेंगे। मतलब गर्भकाल पूर्ण होने से पहले बच्चे का जन्म। अब वो भले ही क्या हो, लाइव हो या फिर डेड हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ होता है जब बच्चा मरा हुआ होता है, लेकिन वो कब आता है बाहर एनिमल से कब आता है, गर्भकाल पूर्ण करने के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, गर्भकाल पूर्ण करने के बाद मरे हुए भ्रूण का बाहर आना। ठीक है, आपने क्या कर ली, गर्भावस्था पूर्ण कर ली, और उसके बाद में क्या आ रहा है, भ्रूण बाहर आ रहा है, वो भी क्या, मरा हुआ आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टिल बर्थ बोलेंगे। ठीक है, और ये बर्थ क्या होता है, बच्चे का सामान्य जन्म।
बच्चे का सामान्य जन्म। तो ये था दोस्तों, हमने गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी जटिल समस्याएं पैदा होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, थोड़ा बहुत क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अब देखो जो गर्भकाल होता है, हमने पढ़ा अबॉर्शन। तो अबॉर्शन के कई कारक हो सकते हैं। अबॉर्शन हो सकता है किसी जीवाणु जनित बीमारी से हो रहा हो, अबॉर्शन हो सकता है जैसे जीवाणु जनित बीमारी कौन कौन सी है, जीवाणु जनित है कि एक तो है ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर विब्रियोसिस है जिसको बोलते हैं हम कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस। दूसरा हो सकता है प्रोटोजोआ जनित जिसको बोलते हैं ट्रिपेनोजोमानियासिस, ट्रिपेनोजोमा। ठीक है ना, तो ट्रिपेनोजोमा के द्वारा भी ट्रिपेनोजोमा के ट्राइकोमोनियस के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा है कि कई होते हैं जो क्या होते हैं वायरस की वजह से हो सकता है, जैसे इन्फेक्टियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस के द्वारा होता है। ठीक है, तो जीवाणु जनित के द्वारा भी क्या हो सकता है, गर्भकाल अपना टर्मिनेट हो सकता है। तो उसकी भी अलग अलग प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, तो उन प्रावस्थाओं को हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से किसके द्वारा होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन किसके द्वारा होता है, ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में किसके द्वारा होता है। ठीक है ना, इसमें हो जाएगा यहां लिख लेता हूं मैं अबॉर्शन टाइम, और अबॉर्शन किसकी वजह से हो रहा है फैक्टर लिख लेता हूं। ठीक है, सॉरी अलग अलग ऐसे नहीं, इसको लिख लेता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं अबॉर्शन टाइम, और किसकी वजह से हुआ है वो फैक्टर लिख लेता हूं मैं इधर। ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखो मैंने अभी बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसकी वजह से होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसकी वजह है ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियस स्पीसीज। तो इसका किसमें होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो जैसे गाय में गर्भकाल होता है 9 महीने का होता है, तो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर उसके 3 से 6 महीने तक को सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 6 से 9 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ऐसे 3 भागों में विभाजित किया गया। अगर फर्स्ट में ही अबॉर्शन हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जो पहले के जो 3 महीने हैं उसी में अबॉर्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और वो किसकी वजह से होगा ट्राइकोमोनास की वजह से होगा। अगर सेकंड में हो रहा है तो सेकंड में होता है कैंपाइलोबैक्टर फिटस की वजह से। ठीक है, कैंपाइलोबैक्टर फिटस, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैंपाइलोबैक्टर को विब्रियोसिस। ठीक है, उसकी वजह से किसमें कौन सा जो सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ये तो था अबॉर्शन टाइम, और ये हमारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है अबॉर्शन हो रहा है। तो और थे जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस के बाद में है ब्रूसेला माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ब्रूसेला है, माइकोबैक्टीरियम है, लेप्टोस्पाइरा है, लिस्टेरिया है, इसकी वजह से किस में होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है अबॉर्शन होता है। एक होता है हमारा इन्फेक्टियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस जिसको बोलते हैं IBR, उसकी वजह से ऑल ट्राइमेस्टर मतलब किसी भी ट्राइमेस्टर में उसकी वजह से क्या हो सकता है गर्भपात हो सकता है। तो ये थे हमारे कारक जिसकी वजह से क्या हो सकता है गर्भपात हो सकता है। इसमें हमने देखा जीवाणु जनित भी देखा है, इसमें हमने देखा है प्रोटोजोआ जनित भी देखा है, और उसमें हमने विषाणु जनित भी देखा है। जैसे इन्फेक्टियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, ब्रूसेला बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, लिस्टेरियो बैक्टीरिया की वजह से होता है, कैंपाइलोबैक्टर फिटस या विब्रियोसिस ये बोलता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ट्राइकोमोनास जो कि किसके द्वारा होता है एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के लेक्चर में गर्भकाल के दौरान क्या क्या जटिलताएं आती है।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन और उसकी स्टेजेज। जैसे पार्चुरेशन को भी 3 स्टेज में डिवाइड कर रखा है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, और जैसे फर्स्ट स्टेज में पेन का स्टार्ट हो जाता है, सेकंड स्टेज में बच्चा बाहर निकल आता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो अपन जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं, या फिर हिंदी लैंग्वेज में या अपनी देशी भाषा में बोलते हैं जेर, उसका बाहर निकलना किस कौन सी अवस्था में होता है, थर्ड में। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड में क्या क्या होता है, और उन प्रावस्थाओं का टाइम काल अलग अलग जीवों में क्या होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि जो गर्भाकाल है वो अलग अलग जीवों में गर्भाकाल कितना होता है। जैसे मैं बात कर लूँ, गाय में बात कर लूँ तो गाय में कितना होता है गर्भाकाल, 9 महीने 9 दिन। भैंस की बात करूँ तो 10 महीने 10 दिन। ठीक है ना। जैसे घोड़े की बात करूँ तो 11 महीने 11 दिन। हाथी की बात करूँ तो 21 महीने 21 दिन। तो ये अलग अलग टाइम होता है, जो गर्भाकाल का टाइम होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों दीजिए इजाजत हमें, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।